मुल्क स्ट्रॉसवर्ड में रहता था। एंजल के अब्बू दर्जी थे। एंजल ने अपने अब्बू के साथ कपड़े सिलना सीखा था। उसके अब्बू रोज सवेरे दुकान खोलने से पहले मुल्क के कुछ अमीर घरों में कपड़े पहुंचाने जाते थे। अंजन बेटा, अभी तक तुम नाश्ता कर रहे हो, जल्दी करो, हमें मोहम्मद डंकन के घर जाकर कपड़े पहुंचाना है। एंजल को मोहम्मद डंकन के घर जाना बेहद पसंद था। उसकी दो वजह थी। एक तो ये कि मोहम्मद डंकन के घर खूबसूरत कांच की बनी हुई चीजें देखने को मिलती थीं, क्योंकि मोहम्मद डंकन मुल्क के सबसे बड़े कांच के व्यापारी थे। और दूसरी वजह ये थी कि डंकन की बेटी फेरिया एंजल की दोस्त थी। उस दिन जब एंजल मोहम्मद डंकन के घर पहुंचा, तो उसने देखा कि मेज पर एक बेहद ही खूबसूरत कांच का महल रखा है। एंजल उस कांच के महल को हाथ में उठाकर देखने लगा। माशाल्लाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है, काश मैं इसे खरीद पाता। तभी अचानक कांच का महल एंजल के हाथों से फिसलकर गिर गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। डंकन गुस्से से लाल हो गया और उसने एंजल को एक जोरदार थप्पड़ लगाया। शैतान बच्चे, तुम्हें मालूम भी है इसकी कीमत क्या थी? निकल जाओ मेरे घर से और कभी अपनी सूरत मत दिखाना। उस शाम एंजल नदी के किनारे अकेला और खामोश बैठा था। मोहम्मद डंकन अब हमारी दुकान से कपड़े नहीं सिलवाएंगे। मैं अब उनके घर नहीं जा पाऊंगा और फेरिया से भी कभी मुलाकात नहीं हो पाएगी। तभी फेरिया वहाँ आ गई। फेरिया के पास वही कांच का महल था। ये तो टूट गया था, तुमने इसे कैसे जोड़ा? ये तुम्हारे लिए है, मैंने इसे जोड़ा नहीं। मैंने अब्बू से ऐसे 3 कांच के महल बनवाए थे। एक टूट गया है, एक मेरे पास है और एक तुम्हें दे रही हूँ। मेरे अब्बू बता रहे थे कि स्टार्स वर्ल्ड में काम कुछ खास नहीं चल रहा है। अब तुम्हारे अब्बू ने भी हमसे कपड़े सिलवाने बंद कर दिए हैं। अब हम लोग लंदन जा रहे हैं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मेरी निशानी के तौर पर ये कांच का महल हमेशा अपने पास ही रखना। एंजल अपने अब्बू के साथ लंदन चला गया और इस बात के इंतजार में दिन बिताने लगा कि कभी न कभी उसकी मुलाकात फेरिया से होगी। उधर स्ट्रॉसवर्ड में एक दिन डंकन के कारखाने में आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। डंकन ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और इस दुनिया से रुखसत हो गए। फेरिया के शराबी चाचा जान मैक्सवेल ने तुरंत मौका तलाश कर मोहम्मद डंकन की सारी जायदाद अपने नाम करवा ली। उसने फेरिया को पेरिस के किसी यतीम खाने में भेज दिया और सब कुछ बेचकर घूमने फिरने निकल गया। फेरिया यतीम खाने में बड़ी होने लगी। वो बड़ी होकर एक हसीन लड़की बन गई। यतीम खाने की मालकिन लीसा का भाई वेगन एक रोज लीसा से मुलाकात करने आया तो उसकी नजर फेरिया पर पड़ गई। लिसा, मैं उस लड़की से निकाह करना चाहता हूँ। क्या नाम है उसका? उसका नाम फेरिया है, लेकिन भाई आपकी उम्र तो बहुत ज्यादा है। आप 50 साल से ऊपर के हो गए हैं। तो क्या हुआ, मेरा दिल तो अभी भी जवान है। तुम उस लड़की को मुझसे निकाह करने के लिए मना लो, मैं तुम्हें अच्छी कीमत अदा करूंगा। लीसा ने फेरिया से जाकर कहा, सुन लड़की, मेरा भाई वेगन तुझे पसंद करता है, तुझे उससे निकाह करना होगा। वो बेहद अमीर है, तुझे बहुत खुश रखेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं उस बूढ़े शख्स से निकाह नहीं करूंगी। तुझे करना ही होगा। वैसे भी तुझे इससे बेहतर रिश्ता तो मिलने नहीं वाला है। कल से मैं निकाह की सारी तैयारियां शुरू कर दूंगी। उधर लंदन में एंजल और उसके अब्बू अमीर हो गए थे। वो लोग कपड़े सिलने के साथ ही कपड़े बेचने का भी व्यापार करने लगे थे। एजेंट बेटा, लंदन में हमारा व्यापार काफी फैल गया है। अब हमें लंदन के बाहर अपना व्यापार बढ़ाना होगा। तुम पेरिस जाओ और वहाँ पर एक शोरूम खोल दो। एंजल पेरिस आ गया और उसने वहाँ पर कपड़ों का एक शोरूम खोल लिया। एंजल को ये मालूम नहीं था कि फेरिया पेरिस में ही है। कुछ दिनों के बाद एंजल स्ट्रॉसवर्ड गया और उसने फेरिया को बहुत ढूंढा, लेकिन फेरिया की कोई भी खबर हासिल न हुई। आखिर में वो उदास होकर पेरिस लौट आया और अपने बिजनेस पर ही ध्यान देने लगा। एक रोज वेगन एंजल के कपड़ों के शोरूम में कपड़ों का ऑर्डर देने गया। मुझे अपने लिए और अपनी होने वाली बेगम के लिए कपड़े सिलवाने हैं। सिल जाएंगे सर, आप अंदर जाकर सूट और लहंगे का डिजाइन पसंद कर लीजिए। जैसे जैसे निकाह का वक्त आ रहा था, फेरिया की रो रो कर हालत खराब होती जा रही थी। एंजल, तुम कहाँ हो? काश किसी तरह तुम मेरे पास आ जाओ। लीसा तो मुझे यतीम खाने के बाहर भी नहीं जाने देती। ए लड़की, रोना धोना बंद कर। परसों तेरा निकाह है
अगर तेरी आंखों में आंसू नजर आ गए तो डंडे से पिटाई करूंगी तेरी। निकाह से एक रोज पहले एंजल का नौकर फेरिया के पास निकाह का लहंगा लेकर आया। नौकर ने फेरिया के कमरे में कांच का महल रखा हुआ देखा। हूबहू ऐसा ही महल मैंने अपने मालिक के कमरे में रखा हुआ देखा है। नौकर ने वापस लौटकर एंजल से कहा, सर, जैसा कांच का महल आपके पास है, हूबहू वैसा ही मैंने यतीम खाने में उस लड़की के पास देखा जिसे इस वक्त मैं ड्रेस देकर आ रहा हूँ। क्या कहा तुमने हूबहू ऐसे ही कांच का महल यतीम खाने में उस लड़की के पास देखा? क्या तुमने उस लड़की का नाम पूछा? नहीं सर, मैंने उसका नाम तो नहीं पूछा। एंजल फौरन दौड़ते हुए यतीम खाने पहुंचा। एंजल और फेरिया की आंखें फौरन ही एक दूसरे को देखते ही पहचान गईं। दोनों जब इतने सालों के बाद मिले तो फिर उन दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। एंजल, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। लीसा मेरा निकाह जबरदस्ती उस बूढ़े शख्स से करवाना चाहती है। तुम फिक्र मत करो, अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। एंजल ने वेगन और लिसा की पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करवाई। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एंजल फेरिया को लेकर लंदन चला गया और दोनों निकाह करके साथ में रहने लगे। पूरे मुल्क में माइक नामी एक बच्चा एक सरकारी यतीम खाने में रहता था। यतीम खाने की नाज़मा मोहतरमा जूली एक जालिम और संगदिल खातून थी। सारे बच्चे कतार में खड़े हो जाएं। अगर किसी ने शोर किया या खाना हासिल करने की जल्दी की तो इस चम्मच से ही मारूंगी। जूली यतीम खाने में रहने वाले बच्चों और बच्चियों को सिर्फ 1 चम्मच दाल और 2 अदद रोटियां देती थी। खौफ की वजह से कोई भी ज्यादा दाल या रोटी मांगने की गुस्ताखी नहीं करता था। एक रोज जब माइक अपनी दाल की प्याली लेकर अपनी मेज पर जा रहा था तो प्याली उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। सारी दाल जमीन पर बिखर गई। माइक खाली प्याली लेकर दोबारा जूली के पास पहुंचा। खाला जान, मेरी दाल गिर गई, मेहरबानी करके मुझे दोबारा दाल दे दीजिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने दाल गिराकर बर्बाद कर दी और फिर से दाल मांगने आ गए। तुमको किसी भी हालत में दाल नहीं मिलेगी, लेकिन फर्श गंदा करने की सजा जरूर मिलेगी। रात में जब खौफनाक हवाएं चल रही थी और बर्फ गिर रही थी तो नाज़मा जूली ने माइक को यतीम खाने के बाहर खुले में छोड़ दिया। एक रात जब ठंड में कांपोगे तो दाल गिराना भूल जाओगे। इतना बोलते हुए जूली ने दरवाजा बंद कर दिया। माइक खौफनाक सर्दी से कांपने लगा। जब अनाथालय में माइक की दोस्त मारिया ने खिड़की से देखा कि माइक को बाहर खड़े होने की सजा दी गई है तो वो खामोशी से एक कंबल माइक को देने यतीम खाने से बाहर जाने लगी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, यतीम खाने की नाज़मा जूली ने उसे देख लिया। अच्छा, तो तुम बहुत रहमदिल और सखावत पसंद बन रही हो। अंदर चलो, अब से 3 दिन तक तुम्हें खाना नसीब नहीं होगा। बेचारी मारिया माइक की कोई मदद नहीं कर सकी। माइक सड़क पर भटकते हुए इधर उधर चहलकदमी करता रहा। उसने देखा कि सड़क के किनारे एक कुत्ता कुछ खींच रहा है। माइक ने कुत्ते को हटाकर एक पत्थर से जमीन को थोड़ा खोदा तो उसे जमीन की गहराई में एक रजाई मिल गई। इससे काम हो जाना चाहिए। माइक एक पुल के नीचे रजाई ओढ़कर सो गया और कुत्ते को भी खुद की रजाई में सुला लिया। माइक को गर्म रजाई में बेहतरीन नींद आई। सुबह जब वो जगा तो नाज़मा जूली उसके सामने खड़ी थी। बहुत आराम फरमा लिया, चलो यतीम खाने में चलो। जूली ने माइक से उसकी रजाई छीन ली। रजाई तो बहुत लाजवाब है, ये इस नामकूल को कहां से मिल गई? उस रात नाज़मा माइक की रजाई खुद ओढ़कर सो गई। उसे एक ख्वाब आया कि कुत्ते ने उसकी टांग में काट लिया है। जूली की आंख खुल गई। कितना वाहियात ख्वाब था। या अल्लाह, 8 बज गए और मैं अभी तक सो रही हूँ। जूली जैसे ही कमरे के बाहर गई
एक कुत्ता भौंकता हुआ उसके पास आया और जूली के पाँव में काट लिया। जूली को डॉक्टर के पास जाकर सुई लगवानी पड़ी। एक तो इतना वाहियात ख्वाब आया और हद तो ये है कि वो सच हो गया। जूली अगली रात फिर वही रजाई ओढ़कर सोई। उसे ख्वाब आया कि वो पहले माले के जीने से नीचे गिर गई है। जूली की आंख खुल गई। आज मैं फिर देरी से सोकर उठी हूँ और मैंने फिर एक वाहियात ख्वाब देखा है। जूली उस दिन बहुत से जीने चढ़ी और उतरी, लेकिन शाम को जब वो पहले माले पर किताबों को साफ कर रही थी तो नीचे उसकी बहुत पुरानी दोस्त मिलने आ गई। जूली खुशी खुशी नीचे उतरी और जीने से उसका पाँव फिसल गया। इस बार जूली की पेशानी पर चोट आई। जूली की दोस्त उसे डॉक्टर के पास लेकर गई। तुम्हारे पाँव में भी पट्टी बंधी है और अब सर पर भी, क्या बात है? पता नहीं, पिछले 2 दिन में 2 वाहियात ख्वाब आए और दोनों ही कबूल हो गए। पिछले 2 दिन में? अब याद करो कि क्या तुमने नया काम किया है। नया काम? नया काम तो नहीं किया। हाँ, याद आया, मैंने एक रजाई ओढ़ना शुरू किया है जिसे मैंने यतीम खाने के एक लड़के से छीना था। आज उस रजाई को तुम मुझे दे देना, मैं ओढ़कर देखती हूँ। जूली की दोस्त ने वो रजाई ओढ़ी। उसने ख्वाब देखा कि उसकी नाक सूजकर मोटी हो गई है। अगले रोज जब वो नाश्ते के लिए जा रही थी तो बाहर से आई एक मक्खी ने उसे नाक पर काट लिया और उसकी नाक सूजकर बिल्कुल वैसी ही मोटी हो गई जैसे उसने ख्वाब में देखा था। इस रजाई को ओढ़कर जो भी ख्वाब आता है वो सच हो जाता है। इस रजाई की वजह से ही तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है। जूली ने उस दिन माइक की आम दिनों वाली रजाई छीन ली और उसे वही जादुई रजाई पकड़ा दी। ये पकड़ो अपनी रजाई, अभी इसे ही ओढ़कर सोना। माइक वो रजाई पाकर बेहद खुश हुआ। रात में माइक ने ख्वाब देखा कि यतीम खाने के सारे बच्चे आइसक्रीम और पेस्ट्री खा रहे हैं। माइक की आँख खुल गई। कितना अच्छा ख्वाब था। कितने सालों से हमने आइसक्रीम और पेस्ट्री की शक्ल भी नहीं देखी। काश ये ख्वाब सच हो जाता। उस दिन यतीम खाने में बाहर से एक रईस जोड़ा आया और उसने यतीम खाने के सभी बच्चों को आइसक्रीम और पेस्ट्री खिलाई। ये तो कमाल हो गया। मैंने जो ख्वाब देखा वो सच में सच हो गया। कहीं ये वो रजाई की वजह से तो नहीं हुआ? माइक ने सारी बात अपनी दोस्त मारिया को बताई। ये कैसे मुमकिन है? मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, अगर ये दुरुस्त है तो ठीक है। कल ये रजाई मैं ओढ़कर देखूंगी और मैं चाहती हूँ कि मैं ख्वाब में देखूं कि नाज़मा जूली यतीम खाना छोड़कर चली गई है और उसकी जगह कोई रहमदिल और मोहब्बत से भरी हुई नाज़मा आ गई है। नाज़मा जूली पीछे खड़ी होकर माइक और मारिया की सारी बातें सुन रही थी। अच्छा, तो तुम दोनों इस रजाई के जरिए ख्वाब देखकर मुझे यहाँ से निकलवाना चाहते हो, लेकिन फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा ख्वाब पूरा होने ही नहीं दूंगी। नाज़मा ने माइक से जादुई रजाई छीन ली और उसे फाड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन रजाई न चाकू से फटी और न कैंची से कटी। या अल्लाह, ये रजाई तो किसी भी जरिए से फट नहीं रही है। चलो इसको मैं कचरे वाले को दे देती हूँ। माइक और मारिया छुपकर नाज़मा की बातें सुन रहे थे। अगले दिन रजाई जूली ने कचरा वाले को दे दी। जब नाज़मा यतीम खाना वापस लौट के गई तो माइक और मारिया छुपकर कचरे वाले के पास आ गए। मारिया ने अपनी पेस्ट्रीज और आइसक्रीम बचा कर रखी थी। उसने कचरे वाले से कहा, सुनिए जनाब, आप ये पेस्ट्रीज और आइसक्रीम ले लीजिए, मगर ये रजाई हमें दे दीजिए, वो आपको नाज़मा देकर गई हैं। कचरे वाले ने उन्हें रजाई दे दी। मारिया, ज्यादातर हमें उस चीज का ख्वाब आता है जो हम सोने से पहले लगातार सोचते हैं। मारिया, तुम्हें सोने से पहले लगातार ये सोचना होगा कि मैनेजर जूली यतीम खाने को छोड़कर चली गई है और उसकी जगह कोई रहमदिल नाज़मा आ गई है। मारिया सोने से पहले लगातार यही ख्वाब देखती रही।
आखिरकार उसे वही ख्वाब आया कि नाज़मा जूली यतीम खाने से चली गई हैं और उसकी जगह कोई नई नाज़मा आ गई है। अगले दिन यतीम खाने में एक सरकारी मुलाजिम आया। मैनेजर जूली, आपकी मियाद खत्म हो चुकी है, अब आप फारिग हो चुकी हैं। ऐसे कैसे मुमकिन है? मैं तो अभी 40 बरस की ही हूँ। सरकार ने तौर तरीके में बदलाव किया है, अब आपको फारिग होना ही पड़ेगा। नाज़मा जूली यतीम खाना छोड़कर चली जाती है और जो नई नाज़मा आती है वो बहुत मोहब्बती और रहमदिल थी। इस तरह जादुई रजाई के जरिए यतीम खाने के बच्चों को नई जिंदगी मिल गई।